हेलो फ्रेंड्स। वो दिन भूलता नहीं। तीन औरतें तीन कहानियाँ। वो दिन वो वक्त मुझे अब तक याद है जब एक रोज़ मेरा सौतेला भाई आया और मुझसे पूछा, क्या तुम मुहिब्बे खान की बेटी हो? हाँ, मैंने जवाब दिया। और तुम कौन हो? मैं तुम्हारा भाई हूँ, अपनी माँ को बुलाओ। माँ किचन में थी। अम्मी, भाई आया है और आपका पूछ रहा है। इन्होंने किचन की खिड़की से सहन में देखा और मुझसे कहा, अच्छा जो भी है तुम इसको मुंह मत लगाओ। जाओ तुम छोटी बहन का मुंह धुलाओ, मैं इसे देखती हूँ। मैं कमरे में चली गई जहाँ मेरी 1.5 साला बहन कालीन पर बैठी खेल रही थी। इसको लेकर मैं वॉशरूम चली गई। इतने में गोली चलने की आवाज़ आई। भाग कर बाहर आई तो अम्मी को सहन में पड़ी चारपाई पर गिरा हुआ पाया। हमारा सौतेला भाई इनको गोली मारकर चला गया था। अम्मी इसी वक्त अल्लाह को प्यारी हो गईं। मैं रोने लगी, तभी साथ वाले लोग आ गए। अब्बू गांव गए हुए थे, किसी पड़ोसी ने इनको फ़ोन किया। तब तक पुलिस आ चुकी थी। खाला को भी इत्तला हो गई। वो अपने शौहर के साथ आ गईं। अम्मी के जस्ते खाकी को पोस्टमार्टम के लिए ले गए। हमको वालिद ने खाला के सुपुर्द कर दिया। वो अपने घर ले आए। तभी मैंने किसी औरत को ये कहते सुना कि जानबूझकर किसी का घर खराब करना अच्छी बात नहीं। मगर शीज़ा और नवीरा ने शायद इस नुक्ते को ना समझा और दोनों बहनों ने ऐसा जज्बाती फैसला लिया कि शौकनों पर जा पड़ी। तब मुझे इस बात का इल्म हुआ कि अम्मी और खाला ने अपनी वालदा की मर्जी के खिलाफ पसंद की शादियां की थीं, ऐसे हजरात से जो उम्र में इनसे काफ़ी बड़े और शादीशुदा थे। अम्मी और खाला दो ही बहनें थीं, दोनों खूबसूरत थीं। वालिद के हयात ना होने के सबब बेखौफ और कुछ आज़ाद ख्याल हो चुकी थीं। नामसाद हालात थे। मैट्रिक के बाद आगे ना पढ़ सकें तो सिलाई कढ़ाई की स्कूल में दाखिला ले लिया। इसी दौरान इनकी मुलाकात एक दौलतमंद शख्स से हो गई। इन्होंने सिलाई सेंटर से घर आते हुए एक रोज़ इस शख्स से कार में लिफ्ट ली थी। इस शख्स का नाम मुहिब्बे खान था। मुहिब्बे खान ने बड़ी वाली लड़की को पसंद कर लिया। एक रोज़ शीज़ा और नवीदा इस जमींदार को अपनी माँ से मिलवाने घर ले आईं। तब मुहिब्बे खान ने बेवा खातून से अपना मद्दा बयान किया। मैं आपकी बेटी शीज़ा से शादी करना चाहता हूँ। क्योंकि उम्र में वो शीज़ा से काफ़ी बड़ा था, लिहाजा खातून ने ये कहकर मना कर दिया कि आप शादीशुदा और बाल बच्चेदार हैं। मैं सौतन पर अपनी लड़की नहीं दे सकती। माँ के इनकार पर शीज़ा ने बेवा माँ की दूर अंदेशी को नज़रअंदाज करके मुहिब्बे खान के साथ शादी कर ली। इस शादी को मुहिब्बे खान ने अपने घर वालों से खुफिया रखा। बड़ी ने तो अपनी मर्जी कर ली। अब बेवा माँ को अपनी छोटी बेटी की फिक्र सताने लगी, जो ज़्यादा खूबसूरत और तर्रार भी थी। इसने भी अपना जीवन साथी ढूंढ लिया। ये शख्स मुहिब्बे खान का दोस्त शब्बीर अहमद था। वो भी दौलतमंद जमींदार था। नवीरा और शीज़ा जानती थीं कि इनकी माँ इस रिश्ते को भी उम्रों के फ़र्क की वजह से ठुकरा देगी, जबकि दोनों को ही एक आरामदेह ज़िंदगी गुजारने की चाह थी और एक ऐसा शौहर जिसके पास दौलत की रेल पेल हो। सो मेरी वालदा ने छोटी बहन की हिमायत की और सरपरस्त बनकर इनका साथ दिया। यूँ माँ को बताए बगैर खाला ने भी अपनी मर्जी से शादी कर ली। अब मैं 10 बरस की हो चुकी थी, लेकिन अपने वालिद के रिश्तेदारों और सौतेले भाइयों और बहनों को नहीं देखा था। इन्होंने अपनी दूसरी शादी के मामले को अभी तक अपने घर वालों से खुफिया ही रखा हुआ था। हमारी सौतेली माँ जो गांव में रहती थी, हमारी मौजूदगी से लाइल्म थी। ऐसी बातें कब तक छुपती हैं। सो मेरे वालिद के घर वालों को भी इल्म हो गया कि मुहिब्बे खान ने शहर में दूसरी शादी कर रखी है। वालिद की पहली बीवी को शहर की दूसरी शादी का अजहद रंज हुआ। माँ को रंजीदा देखकर बेटा बड़ा जज्बात में आ गया। वो बड़ा था, गुस्से में भरा हमारे घर आया। फिर एक अलमनाक वाकया हुआ कि जिसको मैं उम्र भर ना भुला सकूंगी। मैं और छोटी बहन खाला के घर परवरिश पाने लगे, जो हमसे बहुत मोहब्बत करती थीं। इनकी अपनी भी एक बेटी थी जिसका नाम रिजा था। वो मेरी हम उम्र थी। इसके साथ की वजह से मेरा दिल भी बहल गया था। वक्त गुजरता रहा। मैंने और रिजा ने मैट्रिक पास कर लिया। अब हम दोनों का खालू से यही इसरार था कि कॉलेज जाना है और आगे पढ़ना है। मगर खालू नहीं चाहते थे हम कॉलेज पढ़ने जाएं। वो गांव में रहते थे, जबकि लड़कियों का कॉलेज शहर में था। खाला के इसरार पर बिलाखिर इन्होंने हमको शहर के कॉलेज जाने की इजाज़त दे दी। वालिद कभी कभार मुझसे मिलने शहर आते, मगर मुझे अपने साथ गांव नहीं ले जाते थे, क्योंकि वहाँ सौतेली माँ और इनके बच्चे थे जो मुझे काबिल कबूल ना थे। खाला जो मुझे भी कबूल नहीं करना चाहते थे। खाला और खालू हमारे साथ शहर आए और दाखिला करवा दिया। हमारा रोज़ शहर से गांव आना दुश्वार था, लिहाजा गर्ल्स हॉस्टल में रहने लगे। यहाँ आए हमको बमुश्किल साल गुजरा था कि खालू का हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया। खाला की तो गोया दुनिया ही लुट चुकी थी। जब हम घर पहुँचे शाम हो चुकी थी। इन्होंने खालू को हमारे पहुँचने से पहले दफन कर दिया था। रिजा अपने वालिद का आखिरी दीदार भी ना कर सकी। खालू को फौत हुए 20 दिन गुजर चुके थे कि इनकी पहली बीवी के बेटे साहिवाल से आया और खाला का तमाम सामान इन्होंने ट्रक पर लदवा दिया। खाला को कुछ खबर न थी कि आगे ये लोग इनके साथ क्या करेंगे।
मगर जल्द ही मालूम हो गया कि वो अपने बाप की दूसरी बीवी को घर बदर करने वाले हैं। 4 माह तक वो न जाने क्या सोचकर खामोश रहे। फिर एक दिन आए और सौतेली माँ को हम सब बच्चों समेत घर से निकाल दिया और मकान पर ताला लगाकर चले गए। तब खालू का एक पुराना और वफादार नौकर काम आया और वो हम सबको खालू के एक दोस्त के घर ले आया। इसने अपना एक खाली मकान रहने को दे दिया और घर में ज़रूरत का सामान और राशन वगैरह भी डलवा दिया। इसी ने वालिद को भी इस दरबदरी की खबर दी। वालिद मुझे और छोटी बहन को लेने आ गए, मगर खाला ने हमें इनके हवाले ना किया। वालिद से कहा, तुम्हारे बेटे ने मेरी बहन की जान ली, मगर तुमने क्या किया? अपने बेटे को सीने से लगा लिया। जान तो मेरी बहन की गई। अब जिस घर में वो कातिल है, इस घर में अपनी भांजियों को ना भेजूंगी। खुदा जाने तुम्हारे घर वाले इन मासूम बच्चियों के साथ कैसा सलूक करेंगे। कुछ सोचकर वालिद ने खाला की बात मान ली और हमको इन्हीं के पास रहने दिया। अलबत्ता हमारे खर्चे के लिए रकम भिजवाने लगे। इस रकम से खाला भी अपना गुजारा करने लगी। ताहम अब वो ऐश ना रहे थे। गाड़ी, नौकर, घर, हत्ता के फर्नीचर और ज़रूरत का सामान भी इनके सौतेले लड़के उठाकर ले गए थे। दूसरों ने रहम खाकर जो दिया, इस पर तकिया किया। यूं बेचारी ने दोबारा जीने का सामान किया। खालू के कुछ दोस्त इनके बेटों के पास गए कि आप लोग अपने वालिद की बीवी और इनकी बच्ची का ख्याल करें। सौतेली माँ का जो हक बनता है वो भी दो, ताकि इसके गुजारे की सूरत निकले। इस पर इन्होंने ये बयान दिया कि दूसरी बीवी और इनकी बेटियों का विरासत में कोई हक नहीं है, क्योंकि इस औरत का निकाह तो हमारे बाप के साथ हुआ ही नहीं था। खाला अपने देवर के पास फरियाद लेकर गई, इसने भी साथ ना दिया और खाला के बारे में साफ कह दिया कि ये औरत मेरी भाभी नहीं है, वरना कभी तो मेरा भाई इनसे मुतारिफ कराता। ऐसे बेनाम और खुफिया निकाह को हम नहीं मानते। वो लोग गांव के मौलवी साहब के पास भी गए, मगर वो भी खालू के बाअसर रिश्तेदारों से खौफजदा होकर इस मामले से अनजान हो गए। खाला नाचार खामोश हो बैठी कि इनकी तरफ से लड़ने वाला भी कोई न था। वो एक तन्हा और कमज़ोर औरत थी, इन ताकतवर लोगों का मुकाबला ना कर सकती थी। और मैं और रिजा इन हालात से बेनियाज कॉलेज जाने को बेकरार थी कि किसी सूरत हमारे लिए पढ़ाई का रास्ता फिर से निकल आए। एक दिन एक औरत जो महल्ले में रहती थी खाला से मिलने आई। इसने बताया कि वो शहर जा रही है। रिजा ने मुझसे कहा कि क्यों ना हम इसके साथ शहर चले जाएं और कॉलेज जाकर मालूम कर लें कि दोबारा दाखिले की क्या सूरत है। हमने चंद दिनों के लिए छुट्टी की दरख्वास्त दी थी, अब तो हमारा नाम भी खारिज कर दिया गया होगा। हमने खाला से कहा कि हम कॉलेज जाकर मालूमात लेना चाहते हैं। इन्होंने इजाज़त दे दी इस औरत की हमराही में, मगर जो टाइम इस औरत ने बताया था, इस टाइम हम बस अड्डे पर पहुंचे तो वो वहां ना मिली। हम दोनों कॉलेज जाने को शहर की बस में सवार हो गए। जब शहर के अड्डे पर उतरे हमें पता चला कि पर्स तो कहीं खो गया है। बस आगे जा चुकी थी। मैं और रिजा परेशान खड़े थे कि अब कॉलेज कैसे जाएं, फिर वापस क्यों कर लौटेंगे, किराया तो है ही नहीं हमारे पास। इसी सोच में गलता थे कि दो लड़के हमारे करीब आए और दरियाफ्त किया कि आप कहाँ से आई हैं और कहाँ जाना है। मैंने बताया कि मेरा पर्स बस में गिर गया है और मुझे पता ही नहीं चला, जबकि रकम इसी में थी। अपने गांव का भी बताया। इसने कहा, परेशान मत हो, मैं भी इसी गांव का रहने वाला हूँ। जितनी रकम चाहिए आप मुझसे ले लो, बाद में लौटा देना। इस वक्त ये लड़का फरिश्ता रहमत नजर आया और हमारी जान में जान आ गई। अगर आप पसंद करें तो जाना, जहां आप जाना चाहती हैं आपको हम छोड़ देते हैं। रिजा बोली, हाँ ये ठीक है, हमने थोड़ी देर के लिए गर्ल्स कॉलेज जाना है और कुछ मालूमात लेकर वापस अपने गांव जाना है। इस पर वो दोनों हमारे साथ हो लिए। कॉलेज पहुंचकर इन्होंने कहा, अगर आपने जल्द वापस आना है तो हम यहीं ठहर जाते हैं, शायद आप लोगों को हमारी ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है, आप कुछ देर ठहरिए, हम अभी आते हैं। हमने कॉलेज सिर्फ ऑफिस से मालूमात ली और बाहर आए तो इनको सामने के रेस्टोरेंट के बाहर मुंतजिर पाया। फौरन ही वो लड़का जिसका अपना नाम मसरू था हमारी तरफ तेजी से आया, कहने लगा, चलिए हम आपको बस अड्डे पहुंचा दें और टिकट लेकर बस में सवार करवा दें। हमको इसकी ये पेशकश गनीमत लगी। शाम के 4 बजने वाले थे, भूख सताने लगी थी। अभी 2 कदम चले थे कि मसूर ने कहा, अगर बुरा ना माने तो कुछ खा लें। इसने जैसे तैसे मेरे दिल की बात कह दी थी। पर्स खो गया था, पल्ले 1 रुपया भी ना था। ऐसे में ये पेशकश ठुकराने की हिम्मत ना हुई, क्योंकि घर से जो खाया पिया था अब हसम हो चुका था। हमको हिचकिचाते पाकर वो बोला, अपने गांव की लड़कियां अपनी इज्जत होती हैं, हिचकिचाइए नहीं, जो खर्चा होगा वहां पहुंचकर हम आपसे ले लेंगे। ये उधार रहा। मसूर खाना ले आया और हम चारों ने बस अड्डे पहुंचकर वहां बैठकर खाना खाया, क्योंकि बस आने में कुछ देर थी। वापसी का टिकट उन्होंने ले लिया था। इनके साथ ये सफ़र बहुत खुशगवार गुजरा। वो यक्के पर हमारे साथ घर आए और फिर हम इनको खाला के पास ले गए। खाला को अहवाल बताया। इन्होंने भी लड़कों का शुक्रिया अदा किया। कहने लगे,
कि कोई बात नहीं, हम आपके पड़ोसी हैं और पड़ोसियों का हक होता है। इनको किराया और खाने पर खर्च होने वाली रकम देने की कोशिश की, मगर मसूर ने लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद मसूर और राशिद खाला से मिलने दोबारा घर आए, लेकिन मैं समझ गई कि वो खाला के बहाने दरअसल हमारी वजह से आते हैं। एक दिन मैं और रिजा पड़ोस में इनकी बेटी की शादी में गए। वहाँ मसूर और राशिद मौजूद थे। इन्होंने बताया कि ये हमारे रिश्तेदार हैं। शादी के घर में इसने मुझे अपना फ़ोन नंबर दिया और फिर हमारा राब्ता रहने लगा। अब मैं कभी किताब कभी कॉपी लेने के बहाने किताबों की दुकान पर जाने लगी। रिजा साथ होती, वहाँ मसूर और राशिद भी आ जाते और हम मुलाकात कर लेते। मसूर ने मुझे और राशिद ने रिजा को तोहफे भी दिए, जिनका जिक्र हमने खाला से ना किया। हमने एफए प्राइवेट तालबात के तौर पर करना था, लिहाजा कभी कभी कॉलेज जाना होता। जब जाना होता मैं मसूर को फ़ोन पर बता देती, तब वो अड्डे पर आ जाता, हमारे साथ कॉलेज जाता और वापस आता। मुझे इसके साथ होने से तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता था। मसूर और राशिद आपस में कज़न थे। इन्होंने बताया कि दोनों की मंगनियां हो चुकी हैं। मसूर ने मुझे यकीन दिलाया कि वो शादी मुझसे ही करेगा, क्योंकि इसको अपनी मंगेतर पसंद नहीं है। मैं भी इसकी बातों में आ गई, जबकि रिजा कहती थी कि ये वैसे ही हमसे दोस्ती रख रहे हैं, शादी अपनी मंगेतरों से ही करेंगे। मसूर से जब मैंने ये बात कही, वो कस्में खाने लगा कि बात सही नहीं है, जो ही मुलाजमत मिलेगी वो रिश्ते के लिए अपनी वालदा को मेरी खाला के पास लाएगा। खाला को भी किसी तरह सुनगुन हो गई कि मसूर से शादी करने के ख्वाब देख रही हूँ। इन्होंने मुझे समझाया कि तुम ऐसी सोच को ख्याल में ना लाओ, ये मुमकिन नहीं है। किसी भी वक्त तुम्हारे वालिद आकर तुम लोगों को ले जा सकते हैं। मुझ पर तुम्हारी एक बड़ी जिम्मेदारी है, अपने जहन को साफ रखो, वरना दिल का ये घाव उम्र भर भरता नहीं है। मेरी और अपनी वालदा की मिसाल देख लो। हम नादान कच्ची उम्र की लड़कियों पर कब ये पंदो नशा असर करते हैं, उल्टा नसीहत करने वाले ही जहर लगते हैं। एक दिन मसूर ने मुझे फ़ोन किया कि वो मुलाजमत के सिलसिले में शहर जा रहा है, बेहतर है मैं इससे मिल लूँ। इसने मुझे किताबों की दुकान पर आने का कहा। जब मैं वहाँ गई तो कहने लगा, 3 माह के लिए जा रहा हूँ, बेहतर है कि हम कुछ देर के लिए कहीं बैठकर बात कर लें। वो मुझे नदी किनारे ले गया। हम वहाँ दरख्त की छांव तले बैठकर बातें कर रहे थे कि इसके 2 कज़न वहाँ से गुजरे। ये इसकी मंगेतर के सगे भाई थे। इन्होंने पास आकर इससे कुछ सवालात किए। वो बुरी तरह घबरा गया। इस वक्त तो वो चले गए, मगर बाद में सख्त बास पुरस की। इसने इनसे कहा कि ये राशिद की दोस्त है, मेरी नहीं। वो शहर जाने के बजाय अस्पताल दाखिल हो गया। इस वाक़ये के हफ्ते बाद इसकी कज़न अपनी बहन के साथ खाला के घर आई। मुझसे पूछा, क्या तुम मेरे मंगेतर के साथ मुलाकातें करती हो और तुम्हारा इसके साथ क्या ताल्लुक़ है? मैंने कहा, कुछ नहीं, हम रजिस्ट्रेशन नंबर लेने शहर के कॉलेज जा रहे थे। वो हमको अड्डे पर मिल गया। वो भी इसी बस में जा रहा था। हमारा पर्स खो गया था तो इसने मदद कर दी। इसके सिवा हमारा कोई वास्ता और ताल्लुक़ नहीं है। वो बोली, मेरे भाइयों ने तो मुतअद्दिद बार तुम दोनों को साथ देखा है। बहरहाल अब खबरदार हो जाओ और इसका ख्याल छोड़ दो, वरना बहुत पछताओगी। इसकी मंगेतर ने यहाँ तक ही बस न किया। एक दिन इसकी माँ भी खाला के घर आ गई और इनको कहा कि अपनी भतीजी को समझा लो, ये मसूर का पीछा छोड़ दे, वरना अच्छा ना होगा। तब खाला ने फिर समझाया, बेटी और कोई ऐसी गलती ना करना, वरना हमारा यहाँ रहना ये लोग दोभर कर देंगे। मैं बहुत रोई और मसूर से ना मिलने का अहद कर लिया। जब इसका मेडिकल चेकअप ठीक हो गया, इसका फ़ोन आया, एक बार मिल लो, बेशक इसके बाद ना मिलना। इसने कहा, किताबों की दुकान पर मैं नहीं आऊँगा, राशिद तुमको वहाँ से मेरे पास ले जाएगा। इसकी मिन्नत समाजत पर मैं दुकान पर गई। वहाँ राशिद मौजूद था, इसके साथ होली। हम खेतों से काफ़ी आगे निकल गए। जब मैं राशिद के साथ मसूर से मिलने जा रही थी, बदकिस्मती से इसके एक रिश्तेदार ने हमको देख लिया। मैं तो बुरके में थी, मगर राशिद की शामत आ गई। इस रिश्तेदार ने जाकर राशिद के होने वाले ससुर को बता दिया, जिस पर इन लोगों ने झगड़ा किया। तब मसूर की माँ हमारे घर तस्दीक करने आई। मैंने मसूर को बचाने की खातिर ये झूठ बोला कि मेरा ताल्लुक मसूर से नहीं है, बल्कि मैं राशिद ही से मिलने के लिए मसूर का सहारा लेती थी। मुझे क्या खबर थी कि इस झूठ का खमियाजा राशिद को सख्त भुगतना होगा। इसके ससुर ने बेटों को कहा कि जाकर राशिद की खबर लो। बस ऐसा झगड़ा बढ़ा के बेचारे राशिद का इन्होंने बाजू तोड़कर रख दिया। यही नहीं, इसकी मंगनी भी टूट गई, हालांकि वो बेकसूर था। इस झगड़े से खौफजदा होकर मसूर शहर चला गया और काफ़ी दिन गांव ना लौटा। इन्हीं दिनों वालिद हमसे मिलने आए। खाला के हालात ऐसे थे कि वो हमको साथ लेने जाने पर मुज़र हो गए और मैं छोटी बहन के हमरा मजबूरन वालिद के हमरा इनके गांव वाले घर आ गई, जहां तौन और करहन हमें इनके घर वालों ने कबूल कर लिया, क्योंकि अब हम बड़ी हो गई थी और हमारी माँ भी ना रही थी। यहाँ मेरे लिए किसी शय की कमी ना थी। जहाँ जाना होता गाड़ी पर जाती, हर तरह का आराम था, मगर मैं उदास थी। इससे बढ़कर ये दुख था कि वो सौतेला भाई जो मेरी माँ का कातिल था, हर वक्त मेरी आंखों के सामने फिरता था। मुझे इसे भाई कहना पड़ता और अदब से पेश आना भी पड़ता था। अब मैं अपने वालिद की गाड़ी में कॉलेज जाती। इसी तरह मैंने प्राइवेट तालबा के तौर पर FA के पर्चे दिए, जबकि रिजा बेचारी ने मेरे जाने के बाद तालीम को खैरबाद कह दिया था।
वो कॉलेज जा सकी और ना ही पर्चे दे सकी। सालाना इम्तिहान ख़त्म हो गए, रिजल्ट आया, मैं पास हो गई थी। इन्हीं दिनों मैंने खाला के पास जाने की ज़िद की तो अब्बू मुझे चंद दिन के लिए इनके गांव ले गए जहां खाला रहती थी। मुझे मसूर की याद सताने लगी, कुरेद लग गई कि अब वो किस हाल में है, मुलाजमत मिली या नहीं। रिजा से पूछा, इसने टाल मटोल से काम लिया। एक रोज़ पता चला कि इसकी शादी है। तब रिजा ने कहा, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मसूर का ख्याल छोड़ दो? तुमने इसकी खातिर ख्वाम बेचारे राशिद को मुसीबत में डाला। रिजा की शादी एक अच्छे घराने में हो गई, खाला भी इसके साथ चली गई। आखिरी उम्र में बेटी और दामाद ने सहारा दिया, इसकी किस्मत ने यारी की। आज रिजा अपने बच्चों के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है। वालिद ने मेरी छोटी बहन की शादी अपने कज़न के बेटे से कर दी है, मगर मैंने ददियाल में किसी रिश्ते को कबूल ना किया क्योंकि मैं इनको अपनी माँ का कातिल समझती हूँ। अब जब भी सुनती हूँ कि किसी लड़की ने शादीशुदा मर्द से शादी की है, किसी सौतन के होते पसंद की शादी कर ली है, तो मेरा दिल रोने लगता है। काश लड़कियां ऐसा कदम उठाने से पहले अपना अंजाम सोच लें। उम्मीद करती हूँ ये स्टोरी भी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।